चलें जी। द नॉन करंट एसिड रजिस्टर शोज द कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसिड 85,600। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरिंग वैल्यू एज पर लेजर। अकॉर्डिंग टू द लेजर कैरिंग वैल्यू इज 85,600। इंक्लूड अ कॉस्ट बैलेंस, ये आपको एसिड का रजिस्टर शो कर रहा है। कैरिंग वैल्यू एज पर रजिस्टर। और एसिड का जो लेजर है, लेजर अकाउंट आपको बता रहा है कि एसिड आपकी कॉस्ट है 1,85,000 की। तो लेजर्स का रिकॉर्ड ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आपको कहता है कि कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसिड 185,600। और वो कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 55,000 की। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। तो भाई कैरिंग वैल्यू आपके पास आ रही है। कैरिंग वैल्यू आपके पास आ रही है अकॉर्डिंग टू द लेजर इज, इसको माइनस कर दूंगा, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे तो कैरिंग वैल्यू 85,600 है। यहाँ पर कैरिंग वैल्यू देखता हूँ कितनी आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा। वो डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी है, उसको मुझे एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो सर यहाँ पर मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ रही है 1,30,600। इस रिकॉर्ड के मुताबिक, लेजर के मुताबिक, कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसिड इज 1,30,600, वाइल इस रिकॉर्ड के मुताबिक 85,600 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है सर 45,000 का। डिस्क्रिपेंसी जो है वो 45,000 की है इन दोनों रिकॉर्ड्स में। और ये 45,000 की डिस्क्रिपेंसी, या तो इस बैलेंस को मुझे बढ़ाना है किसी तरीके से, और या इस बैलेंस को कम करना है ताकि ख़त्म हो जाए। पहली जो उसने रीजन दी है वो कह रहा है कि द ओमिशन ऑफ एन एडिशन ऑफ लैंड कॉस्टिंग 30,000 फ्रॉम द लेजर्स। वो कह रहा है कि भाई लैंड की ओमिशन एक 30,000 की हमने लेजर्स में लिखना भूल गए। तो भाई लेजर का बैलेंस तो ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर आप इसको, लैंड को यहाँ पे लिखना भूल गए, लैंड को लिखोगे तो बैलेंस और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये वाला आंसर नहीं हो सकता। द ओमिशन ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट अपवर्ड 16,600 एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 फ्रॉम द लेजर अकाउंट। अगेन वो कह रहा है रिवैल्यूएशन हुई है 16,000 की अपवर्ड, जिसको आप यहाँ लिखना भूल गए। और भाई अगर आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अपवर्ड तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो दैट्स वाई ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ओमिशन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एन एसिड फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स समझ आती है इस बात की कि आपने एक एसिड बेचा हुआ है जिसको आप डिस्पोज किया हुआ है, जिसको आप लेजर अकाउंट से रिमूव करना भूल गए हो। तो लेजर से अगर मैं रिमूव करता हूँ तो बैलेंस किसी हद तक कम हो सकता है। तो सही है, समझ आ रही है। एंड द ओमिशन ऑफ एडिशन ऑफ लैंड 30,000 टू द रजिस्टर। और वो साथ कह रहा है कि आपने 30,000 की चीज़ें खरीदी हैं जिसको आप यहाँ पे ऐड करना भूल गए। तो ये कुछ समझ आ रही है, हम करके देखते हैं कि क्या डिस्क्रिपेंसी एलिमिनेट हो रही है या नहीं। तो भाई देखूंगा, कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू के साथ कैरिंग वैल्यू एडजस्ट होती है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ बेची हुई है उसकी कैरिंग वैल्यू माइनस करेंगे। आपने एक एसिड डिस्पोज किया है, बेचा है, और उसको लेजर से अभी तक रिमूव नहीं किया। तो लेजर्स ये हैं, इन लेजर से मैं उसको रिमूव करूंगा। कॉस्ट उसकी 25,600 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 11,200 है। कास्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस इज कैरिंग वैल्यू। तो जो एसिड मैंने बेचा हुआ है उसकी कैरिंग वैल्यू मेरे पास है 25,600 माइनस 11,200। तो भाई 14,400 कैरिंग वैल्यू वाली चीज़ हम डिस्पोज कर चुके हैं, जिसको यहाँ से अभी तक हमने रिमूव नहीं किया। तो मैं रिमूव कर देता हूँ। जब यहाँ से मैं रिमूव करूँगा तो मेरे पास इधर एक कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। और 30,000 रुपये की एक चीज़ जिसको मैं ख़रीद चुका हूँ, लैंड है, लैंड की जो कॉस्ट होती है वही लैंड की कैरिंग वैल्यू होती है, बिकॉज लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। लैंड इज़ नॉट डेप्रिशिएबल। तो इस लैंड की कॉस्ट को, 30,000 को मैं इधर प्लस कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने प्लस नहीं किया। तो इधर प्लस करने के बाद आपके पास यहाँ आंसर आ रहा है 1,15,600। और इधर से इसको माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है आपके पास। रंजीत है। 1,30,000 है, 1,30,600 निकलेगा। सुमरा निकल ले। 1,30,000 पकड़ दे, 600 लिखे। हाँ, 1,30,000। 1,30,000 से 14,600 जब माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर बच रहा है 1,30 माइनस 14,400। तो आपके पास आंसर इधर भी आ रहा है 1,15,400। तो भाई ये आंसर है। इसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। ओके भाई।
सर एक सवाल था सर, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं सर, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसका आप क्या कोई टिप्स वगैरह है इसके? तो ये जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ बहुत टाइम लगता है, तो ये एग्जाम में कोई आसानी के लिए आप कोई अगर कुछ इजीली वो हो सकता है इसका? यार दोस्त, एग्जाम में कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपको इतना लेंथी क्वेश्चन ना दें, लेकिन किट में इसलिए है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन ज़रूरी हैं। ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो फिर जाकर आप, दूसरी बात ये, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए, अभी 1 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इट्स अप टू प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी इससे। दूसरा ये है कि एग्जाम में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी ये है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी है, समझने के लिए ज़रूरी है। एनीवे, क्वेश्चन टू, इसकी पिक्चर बना लो आप। क्वेश्चन टू पे चलते हैं। क्वेश्चन टू में वो कह रहा है, व्हाट अकाउंटिंग एंट्री शुड लारो पोस्ट टू द रिकॉर्ड ऑफ रिवैल्यूएशन। तो मैंने आपको बताया था, रिवैल्यूएशन जब होती है हम दो दफ़ा एंट्रीज पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री हम पोस्ट करते हैं डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट करते हैं नॉन करंट एसेट। दूसरी एंट्री हम पोस्ट करते हैं डेबिट नॉन करंट एसेट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन गेन। जब भी रिवैल्यूएशन होगी हम ये वाली एंट्रीज पोस्ट करेंगे और इनको फिर हम मर्ज करके तीन एंट्रीज भी बना सकते हैं। तो इस बंदे ने 1 जनवरी 2004 को एक चीज़ खरीदी है, एसिड खरीदा है 2,35,000 का, और उसने 30% पे डेप्रिशिएट किया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। और 1 जनवरी 2007 यानी कि 2004 का साल, 2005 का, 2006 का, क्योंकि 2007 की बिल्कुल स्टार्ट में रिवैल्यू हुआ है, 2007 की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करने के बाद कैरिंग वैल्यू निकालनी है एसिड की, और डेप्रिसिएशन भी रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज करनी है। तो 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय 30% पहले साल की डेप्रिसिएशन आएगी, उसको इधर से माइनस करूंगा कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट रिपोर्टिंग डेट, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की। इस तरह आप 3 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और आपके पास कैरिंग वैल्यू आएगी 3 सालों के आखिर में, जो कि मेरे पास आ रही है 80,000। सो मेरे पास जो कैरिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80,605 से। कैरिंग वैल्यू एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन वाज 80,605। तो भाई, कैरिंग वैल्यू आपके पास जो है, कैरिंग वैल्यू वो है सर 80,605। इतने से वो एसिड आज चला गया है, कितने पे गया है सर वो एसिड आज? रिवैल्यू हो गया 3 लाख पे। कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस इज नाउन एज रिवैल्यूएशन गेन। तो यहाँ से इन दोनों के डिफरेंस से आपके पास रिवैल्यूएशन गेन का आंसर आएगा, जो कि आपके पास आ रहा है। रिवैल्यूएशन गेन आपके पास आ रहे हैं सर 2,19,395, 219,395। दिस इज द रिवैल्यूएशन गेन सर। डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज रिवैल्यूएशन गेन। और रिवैल्यूएशन गेन आते भी क्रेडिट साइड पे हैं, तो मैं क्रेडिट करूंगा रिवैल्यूएशन गेन को। जिस भी ऑप्शन में रिवैल्यूएशन गेन है उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो पहला तो ये रिवैल्यूएशन गेन पता चला, विच इज़ 2,19,395। दूसरी बात ये है कि आपको कैरिंग वैल्यू पता होना चाहिए, वो सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता होनी चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट ये है और कैरिंग वैल्यू ये है। कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। Cost less accumulated depreciation is equal to carrying value. So the difference between cost and carrying value is accumulated depreciation। 80,605 और 2,35,000, तो accumulated depreciation है 1,54,395 की। और इनका डिफरेंस जो भी है वो नॉन करंट एसिड पे जाएगा। क्रेडिट और डेबिट का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो नेट इफेक्ट नॉन करंट एसिड पे जाएगा। करंटली लोअर साइड डेबिट की है, क्रेडिट की है, तो नॉन करंट एसिड का बैलेंस क्रेडिट पे जा रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं देखता हूँ, 2,19,395, और इसका तो 65,000, 65,000 नॉन करंट एसिड पे बच रहा है। किस साइड पे बच रहा है सर? डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस कम है इन दोनों की कंपैरिजन में। तो डेबिट साइड पे नॉन करंट एसिड 65,000 डेबिट। तो आंसर शुड बी डेबिट नॉन करंट एसिड 65,000, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 154,395 एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस। सो माय आंसर इज ए। वही क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दो, वाइस नहीं होता है तो।
ओके हो गया सर, ओके चलो आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरप्लस और गेन एक चीज़ है, इसको रिजर्व भी बोलते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन रिजर्व एक ही चीज़ है। पिक्चर बनाओ भाई, पिक्चर बनाओ, पिक्चर मुझे भी चाहिए, फिर भेजना आप। चलो जी जल्दी से ऑप्शन चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द नॉन करंट एसेट रजिस्टर सर। सोचो ज़रा जल्दी से बताओ। माय आंसर इज डी सर। नॉन करंट एसिड एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हम इंडिविजुअल एसिड, हर एक एसिड के बारे में, उसकी कॉस्ट और उससे रिलेटेड तमाम की तमाम अदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं। पर्पस क्या है नॉन करंट एसिड को बनाने का? एसिड रजिस्टर के बनाने का मकसद ये है, इधर से आपको फ्रॉड और एरर पता चलते हैं, क्योंकि एसिड रजिस्टर के बैलेंस को हम फिर कंपेयर करते हैं लेजर्स के बैलेंस के साथ, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया। दोनों के रिकॉर्ड के मुताबिक आपके एसिड सेम शो होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट शो कर रहा है, डिफरेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पे एरर और फ्रॉड है। तो एसिड रजिस्टर को मेंटेन करने की वजह से आपके फ्रॉड और एरर्स भी डिटेक्ट होते हैं। और ये आपको एसिड्स की फिजिकल वेरिफिकेशन में भी काम मदद देता है, वो बताता है कि एसिड्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। सो डी इज द राइट आंसर। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द सी कंपनी ईयर एंड? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ईयर एंड है। 31 दिसंबर 2006 आपका ईयर एंड है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 12 मंथ्स। 31 दिसंबर 2006, जो कि स्टार्ट हुआ होगा ये वाला साल मेरा 1 जनवरी 2006। अब ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है। इतना इस पे बैलेंस पड़ा हुआ है, इतना ये मज़ीद डेबिट हुआ है, कैश की वजह से डेबिट हुआ है। इसका मतलब कैश नहीं है, इसका मतलब हमने एसिड ख़रीदा है इस दिन और बदले में हमने कैश दिया हुआ है। नॉन करंट एसिड 48,000 के इस दिन खरीदे गए, और ये एसिड है 84,000 का। ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब इतने के एसिड आप लोगों ने इस दिन बेचे हुए हैं। सर एनीवे, ये 48,000 प्रॉफिट है या प्रोसीड से? नहीं नहीं, ये खरीदना है भाई, खरीदना है। एसिड खरीदा हुआ है, ये एसिड का अकाउंट है। एसिड का अकाउंट डेबिट हुआ है। डेबिट होने का ओके ओके मतलब ये आपने एसिड खरीदा है और बदले में आपने कैश दिया है। ये कैश का आउटफ्लो है और एसिड का, नॉन करंट एसिड का इनफ्लो है। और ये जो एसिड आपने बेचा हुआ है ये उसकी कॉस्ट है। एक एसिड खरीदा है, दूसरा बेचा हुआ है। देखो मैं क्या करता हूँ। सी कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैलकुलेट्स ऑन कॉस्ट। और ऑलरेडी हमें अकाउंट भी कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। 20% पर ईयर ऑन प्रो रेटा बेसिस मीन एग्जैक्ट कैलकुलेशन, जितने महीने आपने यूज़ किया है उतने महीने। तो यार 9,60,000 के एसिड्स थे साल के शुरू में, उसमें से 84,000 के एसिड्स मैंने बेच दिए। उनको बीच में से माइनस कर देता हूँ, तो रिमेनिंग एसिड्स वो एसिड्स हैं जिनको मैं पूरा साल यूज़ कर चुका हूँ। उन पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा एक। तो वही 99,60,000 में से जब 84,000 को आप माइनस करते हो, तो आपके पास पूरे साल में 8,76,000 के ऐसे एसिड्स हैं जो आप पूरा साल, कंप्लीट साल यूज़ कर चुके हैं। और इन पे 20% डेप्रिसिएशन लगानी है। 8,76,000 का 20%, तो आपके पास इन एसिड्स की डेप्रिसिएशन आएगी 8,76,000 का 20%, विच इज़ 1,75,200। इतने की डेप्रिसिएशन तो सिर्फ और सिर्फ इन एसिड्स की है। फिर जो एसिड्स मैंने डिस्पोज किए हैं, बेचे हैं, वो मैंने 30 सितंबर को बेचे हैं। यानी कि मैं ठीक 9 महीने उनको यूज़ कर चुका हूँ। तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन इन पे भी चार्ज होनी चाहिए, तो करता हूँ सर इन पे भी चार्ज। तो 84,000 के एसिड्स 20,000 के अकॉर्डिंग, इनकी डेप्रिसिएशन आपके पास आती है 84,000 इंटू 20% इज 16,800। लेकिन ये 16,800 की डेप्रिसिएशन पूरे साल की है, मैं 9 महीने यूज़ कर चुका हूँ, तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन इनकी आएगी आपके पास 12,600। तो 12,600 की डेप्रिसिएशन इन एसिड्स की हैं जो मैं बेच चुका हूँ। लेकिन इनको भी मैं 12 महीने यूज़ तो की, 9 महीने यूज़ तो किए, तो इनके 9 महीने की डेप्रिसिएशन इस साल में चार्ज करनी है मुझे। 12,600 की डेप्रिसिएशन है। फिर कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि इस 9,60,000 में मैंने अभी तक नहीं लिखे हुए थे,
48,000 के, वो मैंने इस साल के मिड में खरीदे, यहाँ पे खरीदे। इन इनको खरीदे हुए और इस साल में यूज़ किए हुए मुझे 6 महीने हुए, जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ है। 48,000 और उसका 20% विच इज़ 9600। 9600 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, आधा साल, तो आधे साल की डेप्रिसिएशन बनती है सर 4800। तो 4800 इन एसिड्स की डेप्रिसिएशन बनती है। तो 3 तरह की डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की और मेरे पास पूरे के पूरे साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आए। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो इस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होंगे। 192600। दिस इज ए टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर्स। बनाओ पिक्चर जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। So the next question is, what should be capitalized in the plant and in Z कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। प्लांट की वैल्यू, तो भाई आपने 1 जनवरी को एक प्लांट खरीदा है, उसकी कॉस्ट है 48,000। ठीक हो गया। डिलीवरी टू फैक्ट्री इज नेसेसरी कास्ट, सो वी हैव टू कैपिटलाइज इट। वारंटी इज रेवेन्यू एक्सपेंस, सो एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, इग्नोर इट। तो 48,400 अभी तक ये वैल्यू आती है। मॉडिफिकेशन टू द फैक्ट्री 2200 और नेसेसरी कैपिटलाइज करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50,600। ओके, गुड, हो गया, सही है। चलो जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो हमें पता है जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल फार्मूला है डिस्पोजल प्रोसीड। मीन कितने का बेचा है और कैरिंग वैल्यू, मीन बेचते वक्त वैल्यू कितनी थी, तो प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। The non-current asset was purchased at the beginning of year 1 2400 and depreciate 20% per year using the reducing balance method। अच्छा, सही है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 यानी कि बिल्कुल शुरू में, तो 3 सालों की चार्ज करनी है, चौथे साल की नहीं करनी। 2400, और 3 साल मैंने एसिड यूज़ किया हुआ है तो 2400 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा 3 सालों के अकॉर्डिंग। सो आई विल गेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ 1228। द टाइम ऑफ डिस्पोजल द एसिड्स कैरिंग वैल्यू वॉज 1228.8। हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन आना चाहिए आपको, F3 में हो, रिड्यूसिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग। इतनी कैरिंग वैल्यू वाला एसिड उस दिन आपने बेचा कितने का है, 1200 का, तो भाई इतनी वैल्यू थी, इतने का बेचा है, 28.8 का लॉस किया है। What is the revised carrying amount of the non-current asset? The business non-current asset had a carrying amount of 1,25,000। Carrying value of the asset was 1,25,000। An asset which had cost of 12,000, एक एसिड जिसकी कॉस्ट 12,000 थी, बेचा 9,000 में, प्रॉफिट 2,000 का हुआ है। वही कैरिंग वैल्यू के साथ कैरिंग वैल्यू माइनस करते हैं। कल मैंने आपको अकाउंट बनाया था कैरिंग वैल्यू का, कि जब भी एसेट का अकाउंट कैरिंग वैल्यू पे बनाते हो, ओपनिंग बैलेंस कैरिंग वैल्यू में लिखते हैं, एडिशन करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं इस साल की, और माइनस भी जो एसेट बेचते हो उसकी कैरिंग वैल्यू माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना कॉस्ट लिख सकता हूँ, ना डिस्पोजल प्रोसीड, ना प्रॉफिट, कुछ भी नहीं। जो एसेट बेचा उसकी कैरिंग वैल्यू रिमूव करोगे। पता कैसे पता चलेगी कैरिंग वैल्यू, भाई मुझे फार्मूला पता है, डिस्पोजल प्रोसीड माइनस कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। उसने बताया प्रॉफिट किया है 2,000 का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉफिट। उसने कहा कि मैंने बेचा 9,000 का है, तो इसका मतलब उस वक्त उसकी वैल्यू 7,000 थी। 7,000 की चीज़ आपने 9,000 में बेचे, तभी तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो आपने जो एसिड्स बेचे हुए हैं, उन एसिड्स के बेचने वाले एसिड्स की कैरिंग वैल्यू was 7,000। 1,25,000 के एसिड में से 7,000 के एसिड बेच दिए हैं, तो रिमेनिंग एसिड्स आपके पास 1,18,000 के बच रहे हैं। दिस इज नाउन एज रिवाइज कैरिंग वैल्यू या रिवाइज्ड एसिड।
कैरिंग वैल्यू के साथ कैरिंग वैल्यू एडजस्ट करते हैं। व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीन इन डब्ल्यूज कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके हो गया। डब्ल्यू कंपनी बॉट अ प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम अब्रॉड, द कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 80,000। ठीक है, इंस्टॉलेशन कैपिटलाइज होगी। द एम्प्लॉयज रिसीव्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती। एक्सपेंस आउट, इसका कोई काम ही नहीं है, इग्नोर इट। बिफोर यूजिंग द मशीन टू प्रिंट कस्टमर ऑर्डर, प्री प्रोडक्शन सेफ्टी टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। सो 80,000, 85, 86,000। ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है, बाकी नेसेसरी कॉस्ट नहीं कैपिटलाइज करेंगे। नॉन करंट एसिड वाज डिस्पोज फॉर 2000। कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो सिंपल फार्मूला है, डिस्पोजल प्रोसीड मैंने कितने का एसिड बेचा है माइनस कैरिंग वैल्यू। बेचते वक्त वैल्यू कितनी थी तो आपके पास यू विल गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। एन एसिड रजिस्टर वाज डिस्पोज फॉर 2200। इतने का बेचा है सर ऑन द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। इट हैज़ बिन परचेज एग्जैक्टली 3 years अगो। 3 साल पहले हमने 5,000 का ख़रीदा है और रेजिडुअल वैल्यू 500 है और उसकी डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर, क्योंकि परसेंटेज है। परसेंटेज जब दी होती है, इस परसेंटेज की कैलकुलेशन में इस वैल्यू का ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। तो दैट्स वाई हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या स्ट्रेट लाइन एज पर परसेंटेज में इस वैल्यू को माइनस नहीं करते। मैंने एसिड 5,000 का ख़रीदा है और 3 साल यूज़ किया है। 3 साल के यूज़ के बाद उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी। तो भाई मैं देखता हूँ, 5,000 का एसिड ख़रीदा है, 3 साल यूज़ किया है। 3 साल के यूज़ के बाद उसकी कैरिंग वैल्यू मेरे पास 2560 आ रही है। 2560 का एसिड 2200 में बेचा है तो 360 का लॉस किया है। इतने रुपए का एसिड इतने में बेच रहे हो तो लॉस हुआ है। कैलकुलेट करो जल्दी से रिवैल्यूएशन सरप्लस। वही कॉमन सेंस है कि लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, लैंड को अलहदा करूंगा। एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर एन टी कंपनी हैज द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एट अ कॉस्ट। अब ये लैंड और बिल्डिंग दोनों चीज़ों की कॉस्ट है। इसमें से लैंड के एक्यूमुलेटेड, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी दी हुई है। टी कंपनी डिवाइडेड टू लैंड एंड बिल्डिंग टू 15 million। अच्छा, बड़ा सिंपल है यार, इसमें क्या है, इसको डिफरेंस देखूंगा। 10,400 माइनस 1200 तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आएगी, उसको मैं दूसरे के साथ कंपेयर कर लूंगा। 5,800। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यू विल गेट द कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो आपके पास रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस आएगा सर। 10,400 वॉज द 10,400 का मतलब 30 मैंने कॉमन लिए हैं, 10.4 मिलियन ऐसे लिखते हैं। और 0.12 मिलियन को माइनस किया, कैरिंग वैल्यू आई। कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस लिया तो आपके पास रिवैल्यूएशन गेन आ गया। 4.72 मिलियन कैसे आता है दोस्तों। लेट कैलकुलेट करता हूँ, 1 मिनट। 5,800 आता है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में से माइनस करोगे तो कैरिंग वैल्यू आएगी, उसके बाद जाकर कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे।
तो रिवैल्यूएशन गेन आएगा। नेक्स्ट, which of the following items should be accounted as capital expenditure? तो वही हमें पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या लिखते हैं, रिप्लेसमेंट परचेज ऑफ फॉर रीसेल का मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लीगल फी, डी आंसर है भाई। What was the profit on disposal of non-current asset on the vehicles at 31st December 2024? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, आप कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवाता हूँ, फिर हम अगले चैप्टर पे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा लेंथी है, स्टूडेंट इसमें तंग होते हैं। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है। कैरिंग अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए या तो मैं कैरिंग अमाउंट पे बनाऊंगा अकाउंट, और या मैं कॉस्ट पे बनाऊंगा एक अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। ये नॉन करंट एसेट का कॉस्ट पे अकाउंट बन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस को आपस में फिर नेट ऑफ करूंगा तो आंसर है। ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट का इधर लिखते हैं। कोई एसेट खरीदा है, एडिशन किया है तो डेबिट पर। अगर कोई रिवैल्यूएशन हुई है, रिवैल्यूएशन गेन, वो डेबिट पर। अगर कोई एसेट बेचा हुआ है तो उसकी कॉस्ट को रिमूव करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोज एसेट, नॉट इट्स कैरिंग वैल्यू, नॉट इट्स डिस्पोजल प्रोसीड। कॉस्ट जो बेचा हुआ है उसकी कॉस्ट को रिमूव करेंगे, और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा क्योंकि कॉस्ट पे अकाउंट बनाया है। जब कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो फिर कैरिंग वैल्यू आती है, हालांकि ये अकाउंट कॉस्ट का है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इसमें यहाँ पे आती है क्रेडिट पर। डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट, जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन रिमूव करनी होती है, तो दैट्स वाई ऑन डेबिट साइड। सो सर, कॉस्ट ऑफ द एसेट ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 30 सितंबर 2003 की, और ये मुझे डिटेल गिवन है 30 सितंबर 2002। मीन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नॉन करंट एसेट कॉस्ट वाज 8,60,000 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 3,97,000। ड्यूरिंग द ईयर 30 सितंबर प्लांट विद रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कैरिंग वैल्यू, 37,000 was sold for 49,000। कैरिंग वैल्यू और डिस्पोजल प्रोसीड का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं है सर। यानी तो जो एसेट बेचा हुआ है, जितने का बेचा है वो वैल्यू यहाँ पर इरेलीवेंट है इस कैलकुलेशन में। हाँ, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो यहाँ से माइनस करूंगा। द प्लांट हैड ओरिजिनली कॉस्ट, जो एसेट मैंने बेच दिया है, इतने एसेट्स में से मैंने जो एसेट बेच दिया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर? 80,000। तो 80,000 यहाँ से मैं माइनस करूंगा। दिस इज नाउन एज कॉस्ट ऑफ डिस्पोज एसेट। और जब एसेट बेच दिया है तो उस एसेट से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रिमूव करनी है। अब जो एसेट बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड तो नहीं गिवन, तो सर फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे भाई? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। उसने आपको उस एसेट की कॉस्ट भी दी है जो आपने बेचा है, विच इज़ 80,000, और उस एसेट की कैरिंग वैल्यू मीन रिटर्न डाउन वैल्यू भी दी है, विच इज़ 37,000। इन जो एसेट आपने बेचा हुआ है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 43,000 है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट है। जब एसिड बेचा, इस एसिड की कॉस्ट को इसके अकाउंट से रिमूव की, इस एसिड के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिमूव करूंगा इसके अकाउंट से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिमूव करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट करूंगा। प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट, जो प्लांट हमने खरीदे हैं 1,80,000 के, तो ये वही एडिशंस हैं, यहाँ पर लिख दो। एल कंपनी पॉलिसी टू चार्ज a full year depreciation in the year of acquisition of the asset and none the year of sale using 10% straight line method। 8,60,000 के एसिड थे, 80,000 के एसिड बेच दिए हैं, और जो एसिड बेचे हैं उन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, तो दैट्स वाई इसको माइनस करूंगा। मेरे पास पीछे एसिड बच जाएंगे 7,60,000 के।
ये तो मेरे पास थे, इनको तो मैंने यूज़ किया है, इस पर 10% लगाया तो इसकी डेप्रिसिएशन 7,76,000 आ रही है। फिर 1,80,000 के डेप्रिसिएशन मैंने एसिड और ख़रीदे हैं, जो कि अभी तक ऊपर वाली वैल्यू में मैंने नहीं लिखे। 1,80,000 का 10% लिया, विच इज़ 18,000। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी, इस साल की डेप्रिसिएशन। तो 76,000 प्लस 18,000, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज़ 94,000। 860 माइनस 80 इज इक्वल टू 7,80,000। 7,80,000 का 10% लिया, 78,000 एंड 18,000 इज इक्वल टू 96,000। दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। एसिड के अकाउंट में तो नहीं लिखूंगा क्योंकि कॉस्ट पे बना है, कॉस्ट पे बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन को यहाँ से नहीं माइनस करते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में लिखूंगा। 96,000 is depreciation for the year. So I will get the closing balance of this account as well as the closing balance of this account. तो भाई इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए 8,60,000 प्लस 1,80,000 विच इज़ 10,40,000। 10,40,000 उसमें से 80,000 माइनस किया तो 9,60,000। और यहाँ पर ये कैलकुलेशन इन दोनों को प्लस करोगे, 397,000 प्लस 96,493। और इस 493 में से 43,000 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4,50,000। कॉस्ट का आंसर है 9,60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आंसर है 4,50,000। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू विच इज़ 5,10,000। ये वैल्यू है जिस पे हम अपने एसेट्स को लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। बनाओ पिक्चर जल्दी से। So far these were the technical question in this chapter, and now I think we should move to IS 36 or 8 इंटेंजिबल एसेट की तरह। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपको तंग करेगा। What was the depreciation charge included in the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2008? 31st December 2008 आपका ईयर एंड है। ये स्टार्ट हुआ होगा कब सर? 1 जनवरी 2008 को। 1 जनवरी 2008 भी कंपनी हैज़ अ बिल्डिंग इन इट्स बुक विद अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख। इस दिन इसके पास एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 5 लाख है। कैरिंग अमाउंट इस दिन जो है 4,05,000 है। तो मुझे इतनी समझ आ रही है, कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। मैं कह सकता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 95,000 है साल के शुरू में। साल के शुरू में इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 95,000 है ऑलरेडी। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर उसके बाद ये हुआ 1 जुलाई 2008 को, यानी कि बिल्कुल साल के मिड में कुछ हो गया। हुआ क्या है, एसेट वाज रीवैल्यू टू 6 मिलियन। इस दिन एसेट जो है वो 6 लाख पे रीवैल्यू हो गए। तो भाई रिवैल्यूएशन गेन इज द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू, लेकिन मेरे पास जो कैरिंग वैल्यू है तो साल की स्टार्ट की है। मुझे इस दिन की कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं इस टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन भी माइनस करूंगा तब जाकर इस दिन की कैरिंग वैल्यू आएगी। वही कंपनी डेप्रिशिएट करता है वो अपने एसेट को 2% पे, स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन आल्सो ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 2% मीन 10,000 वाज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। लेकिन 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी सर 5,000। मीन इस टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन 5,000 है। तो ऑलरेडी एसिड की वैल्यू 4,05,000 थी। यहाँ पे साल के स्टार्ट में इस पीरियड की डेप्रिसिएशन जब माइनस करूँगा तो यहाँ पर एसिड की कैरिंग वैल्यू आपके पास एट दिस डेट द एसिड्स कैरिंग वैल्यू विल 4 लाख।
4 लाख का एसिड 6 लाख पे गया है, तो अगर वो रिवोल्यूशन गेन का पूछता है तो 2 लाख रुपए का रिवोल्यूशन गेन हुआ है। लेकिन वो तो रिवोल्यूशन का नहीं पूछ रहा, वो तो आपसे इस साल की डेप्रिसिएशन का पूछ रहा है। ओके सर, डेप्रिसिएशन का पूछ रहा है तो फिर आज के बाद, इस टाइम के बाद एसिड रिकॉर्ड होगा रीवैल्यूड अमाउंट पे विच इज 6 लाख, और डेप्रिशिएट भी 6 लाख पे होगा लेकिन रिमेनिंग लाइफ पे। तो 6 लाख को मैं डिवाइड करूंगा रिमेनिंग लाइफ पे, तो मेरे पास अगले ईयर्स की डेप्रिसिएशन आएंगी। अब सर रिमेनिंग लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको बताया था टोटल लाइफ माइनस यूज लाइफ। तो आपके पास रिमेनिंग लाइफ आती है। अब टोटल लाइफ कैसे आती है सर, टोटल लाइफ कैलकुलेट करने के लिए या तो क्वेश्चन में दी होती है, अगर ना दी हो तो 100% डिवाइडेड बाई डेप्रिसिएशन रेट इन 50 ईयर्स इन दिस क्वेश्चन। एसिड की टोटल लाइफ इस क्वेश्चन में 50 साल है। 2% पे डेप्रिशिएट कर रहा है, इसका मतलब वो 50 सालों में एसिड को यूज़ कर रहा है। यूज़ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूज़ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। यहाँ तक, इस दिन तक मैं देख रहा हूँ कि एसिड में कितने ईयर्स यूज़ कर चुका हूँ। तो इस दिन तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, इस साल के स्टार्ट में टोटल डेप्रिसिएशन 95,000 थी, इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन 5,000 है। तो इस दिन, ये जो दिन है, इस दिन टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी 1 लाख बन रही है। 95,000 प्लस 5,000, 1 लाख एक्यूमुलेट मीन टोटल। और एक साल की डेप्रिसिएशन हमने देखी विच वॉज 10,000। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, इसका मतलब ये एसिड अब तक 10 साल यूज हो चुका है। 50 - 10, इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसिड इज 40 ईयर्स। तो रीवैल्यूड अमाउंट 6 लाख divided by remaining useful life which is 40 years, I will get the carrying value. Sorry, I will get the depreciation for the year. So 6 lakh divided by 40 years, the depreciation for the year is 15,000। आज के बाद पूरे साल की डेप्रिसिएशन 15,000 हुआ करेगी। लेकिन सर यहाँ पर इस अकाउंटिंग ईयर एंड में तो सिर्फ 6 महीने बचते हैं, क्योंकि 6 महीने की तो मैं पुरानी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ। तो 15,000 पूरे साल की है, और 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी होगी सर, 6 महीने मीन आधे साल की डेप्रिसिएशन 7,500 होगी। तो इस हाफ की डेप्रिसिएशन 7,500 है। 5,000 पहले हाफ की, अगले हाफ की 7,500। सो द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस अकाउंटिंग ईयर विल बी 12,500, and this will be recorded as a depreciation expense in statement of profit or loss। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बनाओ पिक्चर। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो यार पोर्टल नहीं है, फिर एक थोड़ा सा है इशू। तो टाइम चेंज करवा लो, यही हो सकता है। क्या कहते हो, से पता करो जो सूट करता है उस टाइम पे रिस्केड्यूल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। तो कैलकुलेट कर लेना यार, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है प्रॉफिट और लॉस। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 130। What should be the balance on revaluation surplus and depreciation charge in the statement of financial position for the year ended 31 अक्टूबर 2002 is the year end। और 31 अक्टूबर 2002 ईयर एंड है। ये साल शुरू हुआ होगा 1 नवंबर 2001 से, और उसने आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं 1 नवंबर 2001 में। ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट दिस वन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये,
कैरिंग वैल्यू ये इसी दिन, ये कैरिंग वैल्यू कब की है सर? 1 नवंबर 2001 की, और इसी दिन ये एसिड वैल्यू हो गया 1,50,000। सो कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस यू विल गेट द रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो वही 81,600 और 1,50,000 का डिफरेंस आपके पास रिवैल्यूएशन गेन आएगा। एंड रिवैल्यूएशन गेन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 68,400। इसी साल के शुरू में ये एसिड रिकॉर्ड हो जाएगा 1,50,000 के, और इस साल के आखिर में मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, वो भी इसी वैल्यू पे करूँगा, रीवैल्यूड अमाउंट पे। और ये रिवैल्यूएशन गेन है सर। अच्छा भाई, सही है कि कंपनीज पॉलिसीज टू चार्ज डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस 50 सालों के ऊपर कर रहा है, लेकिन जब रिवैल्यूएशन होती है तब हम रिमेनिंग लाइफ लेते हैं। तो रिमेनिंग लाइफ के लिए मैं क्या करूँगा? टोटल लाइफ माइनस यूज लाइफ। टोटल लाइफ 50 साल है, यूज लाइफ देखूंगा अभी तक एसिड यूज कितना हुआ है। आई विल गेट द रिमेनिंग लाइफ। यूज लाइफ के लिए क्या करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। यूज लाइफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस एसिड की अब तक साल के शुरू में 20,400 थी, और इसके एक साल की डेप्रिसिएशन नॉर्मली कितनी बन रही है? 1,02,000 डिवाइडेड बाय 50 साल। इसके एक साल की डेप्रिसिएशन आज से पहले बन रही थी सर 2040। 20,400 डिवाइडेड बाई 2040, तो आंसर आता है 10 ईयर्स। अभी तक ये एसिड 10 साल यूज हो चुका है, टोटल लाइफ 50 साल है, रिमेनिंग लाइफ 40 साल। इन इस वैल्यू को, रीवैल्यूड अमाउंट को, मैं जब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो इसको रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसिड इज नाउ 40 ईयर्स। सो आई विल गेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द रीवैल्यूड एसिड। Depreciation of the revalued asset is 1,50,000 divided by 40 years, 3,750. This will be the depreciation expense for this year. इस साल में, यानी कि 31 अक्टूबर 2002 में, क्योंकि ये साल यहाँ से शुरू हो रहा था नवंबर से, और नवंबर में ही स्टार्ट मेरी वैल्यूएशन हुई। एसिड 1,50 का रिकॉर्ड हुआ, साल के आखिर में मैं डेप्रिसिएशन भी 1,50 पे चार्ज करूंगा, और 1,50 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आ रही है 3,750। इट हैज़ चूजन नॉट टू मेक, और वो एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा। अगर वो करवा रहा होता तो फिर हम कर लेते। हम रिवैल्यूएशन को फिर जितना एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन पड़ रहा है उतने से मैं रिवैल्यूएशन को कम करता, रिटेन अर्निंग को बढ़ा देता। लेकिन वो नहीं करवा रहा, तो दैट्स वाई जितना रिवैल्यूएशन गेन पड़ा हुआ है स्टिल वही रिवैल्यूएशन गेन या सरप्लस होगा। ए और सी में आपका आंसर है। लेकिन साल में डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 3,750, विच इज ऑप्शन ए। एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर वो बात करता है तो इससे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही थी 20,400, 2,400। अब डेप्रिसिएशन आ रही है 3,750। द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू डेप्रिसिएशन विल कंसिडर एज एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन वो कह रहा है इसको कंसिडर ही ना करो। अगर होता तो क्या होता? इन दोनों का डिफरेंस देता है, एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन आती, उतने से मैं अपने रिवैल्यूएशन गेन को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर सकता था, रिवैल्यूएशन गेन के अकाउंट को कम कर देता और रिटेन अर्निंग के अकाउंट को उतने से बढ़ा देता। लेकिन वो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उससे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपलसरी तो नहीं है, ये तो कंपनीज की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। सो व्हेन इंडिटी हैज रीवैल्यूड अ नॉन करंट एसेट, जब एक बिजनेस एक नॉन करंट एसेट को रीवैल्यू करे, इट इज़ ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 पे जाओ, कंपलसरी या ऑप्शनल टू अकाउंट फॉर एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वही ऑप्शनल है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा कि रिवैल्यूएशन हुई, लेकिन वो एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो वही ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। व्हेन एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन इज अकाउंट फॉर द एडजस्टमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन। अच्छा, अगर आप
एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करते हो और रिवैल्यूएशन से निकाल कर रिटेन अर्निंग में डालते हो, तो इसको कहाँ पे डील करेंगे भाई? रिवैल्यूएशन से निकाल रहे हो, रिटेन अर्निंग में डाल रहे हो, रिवैल्यूएशन, रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये इक्विटी के एलिमेंट्स हैं। इक्विटी में जब भी चेंज आता है उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखते हैं, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में भी लिखेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में लिखी होती है, वहाँ से अदर कंप्रेहेंसिव इनकम से भी हम माइनस करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल ट्रांसफर एज एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन विल मेक एज, कितनी एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन वो ट्रांसफर कर सकता है? तो आपको ओल्ड डेप्रिसिएशन और न्यू डेप्रिसिएशन देखनी होगी, जिनका डिफरेंस एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन कहलाएगा। On 1st January 2008, B company owned a plant at a cost of 4,80,000 with a carrying amount of 384,000। तो वही कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू उसने दी हुई है, और उसी दिन वो कह रहा है रिवैल्यूएशन हो गई है 6 लाख पे, कैरिंग वैल्यू 384,000 और इससे वो रिवैल्यू हो गया 6 लाख पे। द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू एंड रिवैल्यूएशन एंड मार्केट वैल्यू इज रिवैल्यूएशन गेन। तो आपके पास रिवैल्यूएशन गेन की अमाउंट आ रही है 2,16,000, लेकिन उसका वो पूछ ही नहीं रहा। एनीवे, आज के बाद वो एसिड रिवैल्यू हो गया 6 लाख पे, आज के बाद मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 6 लाख। आज से पहले इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी इसके पहले वाली कॉस्ट पे, और उसकी पहले वाली कॉस्ट कितनी है सर? 4,80,000। उस पर वो 2% ले रहा था, इसका मतलब वो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था 9,600। दिस वॉज द ओल्ड डेप्रिसिएशन। और उसने मुझे कोई रिमेनिंग लाइफ से रिलेटेड बात कही नहीं है, तो शायद ये इसकी यही डिटेल है। 2% पे स्ट्रेट लाइन 6 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो 6 लाख का 2%, रिवैल्यूड अमाउंट इज 6 लाख एंड इट्स 2% इज 12,000। So the new depreciation is 12,000 and old depreciation is 9,600. So difference between these two depreciation will consider as excess of depreciation, which is I think 2,400. So ये excess of depreciation is. What accounting entries would D company make the annual transfer of excess of depreciation? जब excess of depreciation transfer करते हो तो क्या entry post करते हैं? तो वही excess of depreciation कहाँ से transfer करते हैं? revaluation gain से transfer करते हैं रिटेन अर्निंग, क्योंकि एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब इतनी अमाउंट आप लोग अनरियलाइज गेन से निकाल कर रियलाइज गेन के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही रिवैल्यूएशन गेन का अकाउंट कम होगा तो उसको डेबिट करो, और रिटेन अर्निंग का अकाउंट ज़्यादा होगा तो उसको क्रेडिट करो। सो रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस शुड बी डेबिट एंड रिटेन अर्निंग शुड बी क्रेडिट। If the revaluation model is used for property, plant and equipment, revaluation must subsequently be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount doesn't differ materially from the। बिल्कुल ठीक बात है सर, यही मैंने आपको कही थी कि रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप एक दफ़ा रिवैल्यूएशन कर लेते हो तो फिर हर साल आपको देखना होता है कि कहीं दोबारा एसेट की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं आई। तो सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। शायद उसने किट में गलती से फॉल्स भी लिखी है, तो ये ट्रू है, बिल्कुल स्टैंडर्ड की बात है। और ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। ये बात व्हेन देयर इज एन, तो ये बात इसमें गलत लिखी हुई है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि जब आप हम किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यू करते हैं तो ये बात ज़रूरी है कि उससे रिलेटेड इंटायर क्लास, उस तरह के जितने भी एसेट्स हैं सब की रिवैल्यूएशन करवाएंगे। लेकिन इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ नो, तो ये गलत लिखा हुआ है। स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स।
व्हेन रीवैल्यूड बिल्डिंग इज डिस्पोज्ड ऑफ, जब आप किसी रीवैल्यूड एसिड को ट्रांसफर कर देते हो तो फिर क्या करना चाहिए भाई? जब रीवैल्यूड एसिड को ट्रांसफर कर देते हैं, उस एसिड से रिलेटेड जितना भी रिवैल्यूएशन गेन है जो कि पहले अनरियलाइज था वो रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था रिवैल्यूएशन गेन इज एन अनरियलाइज गेन बट कैन बी रियलाइज। रिवैल्यूएशन गेन को रियलाइज कर सकते हैं दो सिचुएशन में, आइदर डिस्पोज द एसिड, या तो एसिड को डिस्पोज कर लो, और या एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब एसिड को डिस्पोज कर लेते हो उससे रिलेटेड जितना भी अनरियलाइज गेन है वो सारा रियलाइज हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से उसको निकाल कर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। टी आंसर है, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे नॉन करंट एसिड के जो कि हमने कर लिए हैं। थोड़े बहुत एक दो तीन जो मिसिंग है उसको आप छोड़ दे कर लेना, और अगर मसले हैं तो फिर मुझे बताना। कल हम सीखेंगे नया चैप्टर, क्योंकि आज 1 घंटा पूरा हो गया। नॉर्मली ये क्लास 40 मिनट में ख़त्म होती है लेकिन वो घंटे पे चलेगी, अब लिंक एंड नहीं हुआ करेगा। क्योंकि मेरी एक और क्लास है तो इसलिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। कल नया चैप्टर सीखेंगे इंशाल्लाह। हाँ सर, आपसे एक क्वेश्चन था। जी जी पूछो। सर ये किट का हम इस तरह कर सकते हैं, अगर आप एक चैप्टर फिनिश करें फिर आप हमें बोलो कि किट करें, और जिस क्वेश्चंस में हमें मसला हो तो वो आपको फिर हम कल बोलेंगे ताकि हमें इसमें मसला है, तो फिर आप उसे इजीली वो किट, टाइम भी इतना नहीं लगेगा और हमारी वो भी कवर हो जाएगी जो हमारी कोई क्यूरीज थी। बिल्कुल, ये करना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, दैट्स वाई मैंने आपको पहले ही करवा दिए। नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा तो किट आपने खुद करनी है, फिर उससे अगले दिन फिर मैं प्रॉब्लम्स जो होंगे वो सॉल्व करवाऊंगा। आप लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर और नॉन करंट एसिड को पक्का करना है बिल्कुल, जो 2 चैप्टर्स हमारे हो गए उसको ओके करो। कल फिर हम मिलते हैं इंटेंजिबल एसिड के साथ, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी होगा इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आप जी से हिसाब थे।